हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका फिजिक्स टीचर। हमने पिछली वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की चार्ज क्या होता है, करंट, पोटेंशियल, डिफरेंस पोटेंशियल, फिर हमने बात की ओम्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने बात की रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है और उनसे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स। तो मैं होप करता हूँ कि आपने उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल सिंपल सा एक डिवाइस है यानी एक युक्ति है जिसकी वजह से जब वो उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके देता है ताकि हमें रेगुलर फ्लो ऑफ करंट मिल सके। मतलब हमें जो करंट है हमें लगातार मिल सके। तो यानी क्या है, एक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? अ डिवाइस इन विच अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस is maintained between the two terminals by a chemical reaction to get regular flow of charge। यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक डिवाइस है। जब वो केमिकली रिएक्ट करती है तो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, जिसकी वजह से जो हमें क्या होता है, रेगुलर फ्लो ऑफ करंट चार्ज मिलता है। चार्ज का फ्लो होता है, रेगुलर चार्ज ऑफ फ्लो होता है। फ्लो होने से क्या हुआ, हमें बार बार करंट लगातार मिलती जा रही है। यानी सेल का काम क्या है? सिंपल सा कुछ नहीं, सेल क्या करेगी, अंदर अपना केमिकल रिएक्शन करेगी जिसकी वजह से वो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी और उस एनर्जी का हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे और हमें उससे करंट मिलेगी। यानी सिंपल सा है, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो सिंपल सा क्या है, एक डिवाइस था जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और उसकी वजह से हमें करंट मिल रहा है। तो अब सेल की बात करें तो इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो सेल में होता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर थी वो रिएक्ट करके क्या हो हमें प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसका हम हेल्प करते हैं करंट को लेने में। तो इलेक्ट्रिक सेल आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको नोट डाउन करिए आप। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? जब कोई सेल कोई सर्किट से ना जुड़ा हो, सिंपल सा, जब कोई सर्किट से हमारा सेल ना जुड़ा हो और उस समय जो हम सेल का उस टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वही हमारा क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ क्या है यानी विद्युत वाहक बल क्या है? When no current is drawn from a cell, the potential difference between the terminals is called EMF। सिंपल सा है कि जो हमारा सेल है, अगर उसको, जैसे कि ये सेल है हमारा, दिख रहा है आपको, ये उसके टर्मिनल्स है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, ये दो टर्मिनल है और ये आपको यहाँ वायर शो हो रहा है और ये ओपन है और यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा है। यहाँ डॉट का मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये मतलब कोई सर्किट नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब सर्किट बना ही नहीं, सिंपल सा। यानी क्या है, ये ओपन सर्किट है, मतलब इसको पूरा कंप्लीट सर्किट दिया नहीं गया, ये मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा ये है कि सर्किट अभी जुड़ा नहीं है। अगर ये जुड़ जाता तो बात अलग होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगर हमारा सेल है उससे करंट नहीं ली जा रही, यानी सिंपल सा हमारा जो कंप्लीट सर्किट नहीं है, यानी उससे जब करंट नहीं ली जा रही है उस समय उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा ईएमएफ होगा। सिंपल सा है, जब आप दुकान से आप सेल लेके आते हैं, रख के लेके आएंगे, उस समय अगर आप उसको मेजर करेंगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा। लेकिन उसके अगर वही सेल आप अगर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने सर्किट बना के आप उससे करंट ले रहे हैं, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा ईएमएफ नहीं होगा, उस समय टर्मिनल वोल्टेज होगा। अभी बात कर रहे हैं ईएमएफ की, यानी सिंपल सा है, अगर
उस सेल से करंट नहीं ली जा रही है, सिंपल सा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो जब करंट नहीं ड्रॉ हो रही है उस समय जो टर्मिनल्स के बीच में यानी ये टर्मिनल्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वही क्या होगा, हमारा ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ होगा। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ई से। तो कैसे शो हो रहा है, जैसे सेल है, आप सेल लेके आए, उसका आप मतलब पोटेंशियल पहले से था, मतलब उसका मतलब जो सेल है, सेल इनसाइड का पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस इनसाइड कितना है 1 ओम। अभी आपने इसको इससे करंट नहीं लिया, आपने क्या किया, इसको मेजर किया, इसका पोटेंशियल इसका ईएमएफ कितना है। तो जब आपने मेजर किया उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकला वही हमारा ईएमएफ होगा। सिंपल सा ही बात है। तो ईएमएफ हमने समझ लिया क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या है। तो अब बात करते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल का मेजर कैसे करते हैं। तो जो ईएमएफ ऑफ अ सेल है, सिंपल सा क्या है, वही ईएमएफ क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर करते थे वोल्ट में। वैसे ही जो हमारा ईएमएफ है वो किसमें मेजर करेंगे, वोल्ट में करेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, मतलब किस डिवाइस से मेजर करते हैं, वोल्टामीटर से। तो ईएमएफ क्या है, कैसे मेजर करेंगे, वोल्टामीटर से। तो ये बात हमने अच्छे से समझ ली कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ कुछ नहीं है, सिंपल सा, जब हम उस सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे उस समय जो टर्मिनल्स के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा ईएमएफ होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम टर्मिनल वोल्टेज को समझते हैं। अभी हमने बात की ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ क्या है हमारे सेल का। तो अब हम बात करेंगे उससे रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो हमारा ईएमएफ है अफेक्ट कर रहा है, यानी विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ईएमएफ ऑफ अ सेल है डिपेंड किस पे करता है। तो वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या करता है, हेल्प करता है जो चार्जेस है उसको फ्लो कराने में। तो इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये हमारा क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। मतलब ये क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये दोनों चीज क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा है उस पर हमारा ईएमएफ डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी जो केमिकल्स हैं, जो लिक्विड कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रोड क्या था, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड कंडक्टर है जो क्या करता है, चार्जेस को फ्लो कराने में हेल्प करता है, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड। तो ये ब्लू आपको जो शो कर रहा है वो क्या है, हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सिंपल सा क्या है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल का होता है उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ। तो यानी हमारा जो ईएमएफ है दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जो चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड कंडक्टर है। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इंडिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। पहला शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का शेप कैसा है, कैसा भी शेप बनाते हैं इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स जो है ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इनको पास भी कर देंगे तो हमारे ईएमएफ पे कुछ फर्क नहीं होने वाला, इनको दूर भी कर देंगे तो ईएमएफ पे हमारा कुछ फर्क नहीं होने वाला है। यानी शेप पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो लिक्विड कंडक्टर है उसका अमाउंट कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करता ईएमएफ हमारा। तो तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अब तीसरा क्या था, अमाउंट कितना है इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने फैक्टर समझ लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे ईएमएफ हमारा डिपेंड करता है, नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता, और तीसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी हमने ईएमएफ समझा। अगर हम मेजरमेंट के रूप में देखें ईएमएफ हमारा कैसा है तो ऐसा है कुछ।
The EMF of a cell is defined as the energy or work done spent per unit charge in taking positive charge around the circuit of a cell. सिंपल सा EMF क्या है, कुछ नहीं था, वैसे मैंने बताया था। तो EMF का एज अ मेजरमेंट में देखें तो EMF कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो EMF कितना हम एनर्जी यानी कितना वर्क डन कर रहे हैं एक चार्ज पे, उसको उस सर्किट के अराउंड मूव कराने में। सिंपल सा वही क्या है, हमारा EMF है। तो EMF यानी कितनी उसने एनर्जी यानी वर्क डन किया एक चार्ज पे, यानी EMF क्या है कि उसने कितनी एनर्जी यानी वर्क डन किया किस पे, चार्ज पे, वही क्या आ रहा है हमारा EMF। तो EMF का हमारा फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। W क्या है हमारा वर्क डन यानी एनर्जी भी कह सकते हैं, और Q हमारा क्या है, चार्ज है, और E क्या है हमारा EMF है। तो सिंपल सा अगर उसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें तो ये हमारा EMF का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है हमारा, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, सिंपल सा जब कोई सेल से करंट लिया जा रहा है और उस समय उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करते हैं, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, तो हमारा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, जब करंट क्या हो रही है, ड्रॉन हो रही है यानी ली जा रही है सेल से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। यानी इस बार हमने जो सेल का सर्किट था पूरा कंप्लीट कर दिया है और उसमें से अब करंट ली जा रही है और उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी जो हमारा सेल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, यही अभी हम समझेंगे क्या होता है, और जो वो वोल्टेज है वो क्या है, 1.5 वोल्ट इंटरनल। अभी हमने इस सर्किट को पूरा कर दिया, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा दिया और अब वो क्या किया, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब क्या हो रही है, अब इसमें 1 मिनट, तो इसमें अब क्या हो रहा है, कंप्लीट सर्किट हो गई। अब क्या हो रहा है, करंट ली जा रही है, अब हमें इसमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगा। यानी अभी हमने अगर निकाला तो अगर इस पॉइंट के बीच में अगर निकाल के देखते हैं तो हमें कुछ इतना वोल्टेज मिला, कितना मिला, 1.33 वोल्ट। हमारे पास था कितना, हम लेके कितना आए थे, हम लेके आए थे 1.5 वोल्ट, लेकिन जब उससे हमने करंट लेना चालू किया तो हमें कितना वोल्टेज मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, वो कितना मिला, 1.33 वोल्ट। और यही 1.33 वोल्ट क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। यहाँ पे जब कंप्लीट सर्किट यानी करंट ली जा रही है उस समय जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला वही हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। और ये 1.5 वोल्ट था और 1.33 वोल्ट हो गया, तो जो बचा वोल्टेज कहाँ गया, वो बचा वोल्टेज सेल के अंदर जिसको पोटेंशियल की जो पोटेंशियल लगा वो यहाँ चला गया, जिसकी वजह से हमें कम वोल्टेज मिला। तो ये ये जो है लिखा है यहाँ पे, ये स्मॉल v, और ये स्मॉल v क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। और ये वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू सेल। क्यों, सेल में भी तो कुछ वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें भी तो कुछ वर्क डन हो रहा होगा, यानी जो चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा होगा वही तो हमारा वो भी तो पोटेंशियल होगा, तो उसमें पोटेंशियल कुछ खर्च हो गया होगा। यानी हम लेके तो इतना है, यानी EMF हमारा इतना था और हमने जब उसको यूज किया तो हमें टर्मिनल वोल्टेज इतना मिला, और जो ड्रॉप हो गया वो वोल्टेज कितना है, 0.17 वोल्ट। तो हमने EMF समझा जो हम लेके आए थे, यानी जब हमने करंट उससे नहीं ली थी, और जब करंट ले ली उस समय जो हमें वोल्टेज मिला वो ये है, यानी टर्मिनल वोल्टेज है जो हमने करंट ले रहे हैं। और जो टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस आया, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज जो वेस्ट चली गई वो क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। अभी वोल्टेज ड्रॉप समझते हैं क्या होता है, इसके बाद आप इसको फिर नोट डाउन करिए। अभी हमने बात की EMF की और वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज की। अब हमने बात करनी है वोल्टेज ड्रॉप। अभी मैंने बात की जब हम लोग ने क्या सेल लाया और उसमें अभी हमने करंट नहीं निकाली थी, तो उसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, EMF था। और जब हमने आपको अभी इसके पहले स्लाइड में आपको शो किया, जब हम करंट ले रहे थे यानी सर्किट आपने कंप्लीट कर दी, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला वो क्या था, टर्मिनल वोल्टेज था। और वो टर्मिनल वोल्टेज कम था, किससे कम था, EMF से था। तो जो EMF का वोल्टेज था और टर्मिनल वोल्टेज था उसका जब हम डिफरेंस देखेंगे, यानी जितना हम लेके आए और उससे हमें कम मिल रहा है, यानी जो हमारा वोल्टेज कम डिफरेंस है, यानी जो हमें वोल्टेज थोड़ा कम मिला है, वो वोल्टेज क्या कहाँ गया, वो वोल्टेज हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। वो कहाँ वेस्ट हो गया, सेल के अंदर ही हमारा वेस्ट हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर सेल में है, सेल की वजह से गया, तो सेल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें वोल्टेज ड्रॉप मिला। तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट,
यानी जो हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें जो सेल है उसमें जो चार्जेस हैं उनको मूव कराने में सेल के अंदर जितना हमने वर्क डन किया वही हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, जिसकी वजह से हमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिफरेंस बन रहा है, यानी ईएमएफ अच्छा बन रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप सिंपल सा क्या था, वर्क डन कितना किया हमने चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अराउंड मूव कराने के लिए। तो और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल v से, और टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। कैपिटल V क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल v क्या है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो स्मॉल v से डिनोट करते हैं तो क्या है स्मॉल, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है वर्क डन अपॉन Q। तो ईएमएफ जो है हमारा, टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा, और वोल्टेज ड्रॉप है जो, सबका फॉर्मूला एक ही होगा। यहाँ पे ईएमएफ होगा, सब में वर्क डन बाय, क्योंकि सब में वर्क कर रहे हैं चार्ज पे, चार्ज को मूव कराने में, सबका फॉर्मूला यही रहेगा, बस वो चेंजेस हो जाएंगे। अब उनके हिसाब से वो डिफाइन भी चेंज हो रही है। अब हम बात करेंगे जो मेन हमारा फॉर्मूला है वो है ईएमएफ का। तो ईएमएफ टोटल ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ सिंपल सा क्या है, किसका सम है, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का सम है। जो हम लेके आए उसमें से हमें मिला क्या, हमें मिला टर्मिनल वोल्टेज मिला, और ड्रॉप क्या हुआ, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब जो कम जितना कम मिला वो क्या हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो सिंपल सा हमारा ईएमएफ का एक फॉर्मूला भी एक अलग फॉर्मूला आ गया। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हुआ, E इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी को अगर हम और समझें तो V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप दूसरी तरह से कैसे ले सकते हैं, V इक्वल टू कैसे लिखते हैं, IR लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, E को तो वही रखते हैं, V को क्या ले सकते हैं हम लोग, IR प्लस स्मॉल v को क्या कर सकते हैं, करंट तो हर जगह वही रहेगी, और लेकिन जो रेजिस्टेंस हमारा सही लिखते पहले बार IR प्लस ये टर्मिनल वोल्टेज कहाँ का था, ये जो सर्किट में बाहर रोड लगा था उसका टर्मिनल वोल्टेज में, तो इस वजह से रेजिस्टेंस का R लिया है। अभी ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कहाँ का है, वोल्टेज ड्रॉप ये सेल के अंदर का है। तो सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस था, हाँ था, तो उसमें जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, स्मॉल रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करेंगे, अभी बताते हैं स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो ये हो गया। अब करंट सेम होगा तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, R प्लस R। तो हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो E इक्वल टू आई ब्रैकेट में R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R क्या है, जो रेजिस्टर बाहर लगा हुआ था, यहाँ पे 8 ओम का जब मैंने बनाया था टर्मिनल वोल्टेज का, तो वहां बाहर रेजिस्टेंस था। वो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, सेल के बाहर का जो वो वोल्टेज है। और जो ये वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेल के अंदर का है। तो सेल के अंदर का हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, और सेल के अंदर का रेजिस्टेंस क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो हमने अभी दो फॉर्मूले समझे में, क्या है, E इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, यानी वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। और दूसरा क्या है, E इक्वल टू I ब्रैकेट में R प्लस R। E यानी ईएमएफ, I यानी करंट, कैपिटल R यानी जो रेजिस्टेंस था आउटसाइड द सेल, और स्मॉल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर होता है। तो ये चीजें हमने समझ ली। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल आंतरिक प्रतिरोध। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी जो हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है, उनमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वही हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी जो हमारा सेल था उसमें जो हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट से जब केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, करंट। तो उस करंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है सेल के इंटरनल, तो वही क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज ओम। तो उसकी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। जैसे रेजिस्टेंस की हमारी थी तो वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम होगी, जिसे हम डोनेट करते हैं ओमेगा से, ऐसे। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पहला क्या है
फैक्टर पहला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जो हमारा इलेक्ट्रोड था, यानी जो ऐसे मेटेलिक कंडक्टर था, मेटेलिक कंडक्टर था जो हमें चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता था, उसका सरफेस एरिया कैसा है। तो जो रेजिस्टेंस है हमारा, तो जो रेजिस्टेंस होगा यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो इनवर्सली क्या होगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता होगा। यानी अगर हमारा जो एरिया है वो उसका सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का अगर बढ़ जाता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल के अंदर क्या होगा, कम होगा। तो पहला क्या है फैक्टर, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी डिस्टेंस बढ़ा देंगे इलेक्ट्रोड का तो क्या होगा, तो हमारा सिंपल सा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड के बीच में था वो बढ़ जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर उसका नेचर कैसा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसका फिर सिंपल सा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। डायरेक्ट रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। जितना ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ज्यादा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर से क्या होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस में, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होता है, कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये उल्टा है। आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारा अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लिया, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी सिंपल सा क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। यानी हमें जो कहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की बात की, जो रेजिस्टेंस वायर होते हैं उनको अगर हम कंबाइन करके लगाते हैं तो उनमें जो हमारा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल और करंट का क्या 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 उसमें चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, दो तरह से कॉम्बिनेशन हम यहाँ करेंगे। पहला रेजिस्टेंस इन सीरीज, पहले हम जो रेजिस्टेंस हमारे हैं उसको सीरीज में करेंगे, तो जो हमारे रेजिस्टेंस वायर हैं उनको हम पैरेलल में करें। तो पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस सीरीज, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध हमारा क्या होगा। यानी रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में रखते हैं तो क्या होगा। सीरीज क्या है, यानी एक खत्म होता है दूसरा चालू होता है। यानी सिंपल सा एक हमारा रेलगाड़ी जैसे होती है, एक डिब्बा खत्म होता है, जैसे खत्म होता है दूसरा स्टार्ट होता है। तो वैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होंगे, एक रेजिस्टेंस खत्म होगा जस्ट उसके आगे दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें तो ए से बी एक हमारा रेजिस्टेंस है R1, जैसे ही बी पॉइंट तक हमारा R1 खत्म होता है वैसे बी से दूसरा रेजिस्टेंस चालू हो जाता है। जैसे सी पे हमारा रेजिस्टेंस खत्म होता है सी से तीसरा चालू हो जाता है। यानी एक रेजिस्टेंस हमारा खत्म होगा और दूसरा जुड़ जाएगा। यानी क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 क्या है यहाँ पे, सीरीज में है। अब आपको दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, पहला करंट का ध्यान रखना है, दूसरा पोटेंशियल का ध्यान रखना है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है वो पहले देख लीजिए। पोटेंशियल जो होता है डिपेंड किस पे करता है, टर्मिनल्स पे। ये ध्यान रखिए, तभी बहुत इजीली आप इसको सब चीजें समझ सकते हैं। अगर आपको सीरीज और पैरेलल पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर हमारा पोटेंशियल का टर्मिनल सेम है, यानी जिनका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है सबका, तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल सेम होगा वहां पे। यदि अगर उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है, यानी अलग अलग उनके एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां हमारा पोटेंशियल अलग होगा। दूसरा, करंट किस पे डिपेंड है, करंट डिपेंड करता है पाथ पे। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, यानी किस पे वो चल रहा है। अगर करंट को एक ही पाथ पे चलना है तो वहां पे करंट सेम रहेगा। अगर जैसे कि मान
हमारा करंट यहाँ जा रहा है और ये दो जगह डाइवर्ट हो रहा है ऐसे। तो हमारा करंट यहाँ जा रहा था, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। यहाँ पे दो पाथ मिल गए, यानी क्या करेगा करंट, क्या करेगा, दोनों जगह अलग अलग करंट देके चला जाएगा। वैसे ही अगर ये हम पाथ ना देके इसको सीधा पाथ दे दें तो करंट क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा। यानी जो करंट है पाथ पे डिपेंड करता है। ये दो चीजें आपने समझ ली कि पोटेंशियल क्या है, टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है, और करंट क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है वो क्या है, सीरीज में। कैसे सीरीज में है, एक रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है तो दूसरा उसी जहां पे खत्म हो रहा है उससे उसी से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। जैसे ए से बी में एक रेजिस्टेंस है, जैसे बी पे खत्म हो रहा है दूसरा रेजिस्टेंस चालू हो गया, बी से सी, सी पे खत्म हो रहा है R2 और नया चालू हो गया सी से डी, तो R3। ये सब क्या है, पैरेलल में है। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट कैसे, आप इसको देखिए, खुद ही देखिए। आई करंट है, स्ट्रेट जा रहा, स्ट्रेट जा रहा, स्ट्रेट जा रहा, स्ट्रेट जा रहा, मतलब करते करते क्या है, इसमें कहीं आपको इसको करंट को कहीं क्या दूसरे पाथ पे जाना पड़ा, जिस पाथ पे चल रहा है उसी पाथ पे चलता रहा। यानी यहाँ पे क्या है, करंट हर जगह सेम है। तो करंट है सिंगल पाथ, यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, सिंगल पाथ मिल रहा है, कहीं दूसरा तीसरा पाथ नहीं मिल रहा है कहीं और जाने के लिए, यहाँ मुड़ जाए वहां मुड़ जाए। यहाँ पे सिर्फ एक पाथ मिला है, वो एक पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। यानी द करंट है सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, उसको फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल पाथ मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा करंट है हर जगह सेम होगा। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हाँ लिखा ही है वैसे, करंट सेम, करंट इज सेम। यानी जो करंट होगा, जब हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे उस समय हमारा करंट क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट रहेगा हर एक रेजिस्टेंस में। क्यों रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, टर्मिनल से डिपेंड करता है। तो ए से बी, ये ए R1 है, जब ये R1 है उसका टर्मिनल क्या है, ए है और बी है। ए क्या है, स्टार्टिंग, और बी क्या है, एंडिंग। अब R2 देखिए, बी का टर्मिनल क्या है, सॉरी R2 का टर्मिनल क्या है, बी और सी है। क्या R1 का टर्मिनल और R2 टर्मिनल सेम है, नहीं है। और R1 का टर्मिनल क्या है, ए से बी, R2 का टर्मिनल क्या है, बी से सी, R3 का टर्मिनल क्या है, सी से डी। यानी सबका टर्मिनल अलग हो रहा है, यानी सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा। सिंपल सा है। तो करंट अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट हमारा सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग रहेगा हर एक रेजिस्टेंस में। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पोटेंशियल इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, जो सीरीज में, यानी इनको सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। जितने भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर एक वायर, हर एक रेजिस्टेंस वायर में मिलेंगे उनको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते थे, हम रेजिस्टेंस जो हमारे रेजिस्टेंस यहाँ R4 R5 ऐसे करते करते इनफिनाइट तक जा सकते थे, उसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सीरीज में अगर हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो सिंपल सा क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट, मतलब इसके आगे जो रेजिस्टेंस है, यानी इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उनको सिंपल से क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और अगर हम सिर्फ इसी डायग्राम से रिलेटेड अगर हम रेजिस्टेंस अगर देखें, सॉरी पोटेंशियल देखें, तो कैसे लिखेंगे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपको मैंने बता दिया कि इनका अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमने ऐसे लिख दिया, टोटल ये लिख दिया। अभी आपको पता होगा V को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, V को IR लिख सकते हैं हम लोग, तो I और R, तो R को हम RS कर देते। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे V मतलब टोटल पोटेंशियल, V क्या है हमारा टोटल पोटेंशियल सीरीज में, और पोटेंशियल के अगर बदले हम IR लिखें तो R क्या होगा, हमारा टोटल रेजिस्टेंस ही तो होगा, तो हमने RS लिख दिया, यानी रेजिस्टेंस जो टोटल है सीरीज में। अब V1 क्या है, I हर जगह सेम रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने बताया इसको एक पाथ है, तो इसलिए हर जगह हम करंट सेम रखेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो अलग अलग दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारा अगर पोटेंशियल अलग आएगा, सिंपल सी बात है, हमारा रेजिस्टेंस भी अलग आएगा। तो I इंटू R1 प्लस V2 क्या करेंगे, I इंटू R2 प्लस V3 क्या करेंगे, I इंटू R3। तो ये देखिए हर जगह I तो कॉमन हो गया, लेकिन जो रेजिस्टेंस है सब अलग हो गए। तो यहाँ पे जो I कॉमन है उनको हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या आएगा, रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपसे पूछा जाएगा
टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बताइए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कुछ नहीं करना, जो भी रेजिस्टेंस आपको दिए होंगे R1, जैसे R1 R2 R3 है, इन सभी रेजिस्टेंस को आप नॉर्मली प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सिंपल सा हमारा रेजिस्टेंस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसमें करंट सेम रहती है हर जगह, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है V = V1 + V2 + V3 ऐसे डॉट डॉट। और उसी का अगर हम और डीप में जाके देखें तो अगर आपसे रेजिस्टेंस सीरीज पूछता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं समझा रेजिस्टेंस सीरीज, यानी जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, यानी समांतर क्रम में लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस पैरेलल, सिंपल सा पैरेलल क्या कब होगा, जब कोई रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस पैरेलल पहचानने का तरीका, उस जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और पैरेलल जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम रहेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस R1 का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, A और B, और R2 का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या है, A और B, और R3 का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, A और B। यानी सबका जब मतलब जो भी रेजिस्टेंस, सिंपल सा क्या है, पहला मतलब आमने सामने उनका क्या, सिंपल सा क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा। यानी जो रेजिस्टेंस उनको अगर हम कंबाइन ऐसे रखें ताकि उनका रेजिस्टेंस क्या हो, मतलब सॉरी, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, यानी वो रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो यानी हमारा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हम बात पहले करते हैं, रेजिस्टेंस की तो भी करेंगे, पहले हम बात करते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होगा, क्योंकि उसी से हम अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैसा होगा आप बताइए पहले। चलिए मैं बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता था, टर्मिनल्स पर डिपेंड करता था। यानी अगर हमारा टर्मिनल सेम होगा तो उस जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी टर्मिनल अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अब बताइए R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान करते हैं V होगा। R2 का क्या होगा, वो भी V होगा। क्यों V होगा, क्योंकि दोनों का टर्मिनल सेम है। R1 का, R2 और R3 का सेम है, यानी जिसका टर्मिनल सेम है उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यानी जब भी रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में लगे होंगे, वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे करंट अलग हो जाएगी। क्यों करंट अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाथ अलग हो गए। कैसे पाथ अलग हो गए मैं भी दिखाता हूँ। ये करंट हमारी एक पाथ में जा रही थी, यहां तक आई। अब यहाँ पे इसको तीन पाथ मिल गए आने के लिए, तो क्या करेगी करंट, क्या करेगी, तीनों जगह अलग अलग करंट अब चली जाएगी लेके, I1 I2 और I3, और फिर वापस यहां से आके कंबाइन होके वापस I बन जाएगी। तो यानी करंट हमारी यहाँ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। यानी जब कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस का पैरेलल में बनाएंगे तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी A से लेके B तक का जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा करंट होगा वो अलग होगा, क्योंकि वहां पे पाथ अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन जो हमारा करंट है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब करंट डिफरेंट हो गया, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल तो मतलब नहीं है। करंट अगर करंट देखें अलग हो गया तो करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए ये है I = I1 + I2 + I3, और उसके आगे भी आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हम यहाँ पे ऐड करते हैं करंट को। तो अभी यहाँ पे 3 है, तो I का सिंपल सा I = टोटल यहाँ पे जो करंट है I1 I2 + I3 सबको ऐड कर देंगे सिंपल सा। तो ये हमने करंट, टोटल करंट निकालने का है। अब इसी को अगर हम वैसे से हमने पिछले में किया रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वैसे इसमें तो अगर रेजिस्टेंस निकालें तो I को हम क्या कर सकते हैं, I को V, क्योंकि V अब यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे सब यहाँ पे सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया मैंने कि टर्मिनल सेम है। तो V/RP, RP क्या है हमारा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो भी पैरेलल में रेजिस्टेंस है उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो RP यानी जो भी रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और ये क्या है, V/R1 + V/R2 + V/R3। R1 R2 R3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सेम है, सबको सेम लिखा। जो सेम मिल रहा है उसको कट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, 1/RP, यानी 1 रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमने रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया।
यानी अगर हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कुछ नहीं करना, जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको रेसिप्रोकल में रख के यानी अपॉन में रख के उनको ऐड कर देना। और लेकिन ध्यान रहे अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो भी 1/r में भी होगा, सेम रहेगा, सेम ऑर्डर में रहेगा। तो ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में अगर हो तो उसको रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। तो यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट समझे वो मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जो हमारी अब यहाँ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अब जो हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और पावर रेटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए आप जो भी आपको यहाँ पढ़ाया गया उसके आप नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।